बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं अल यूसुफ हॉस्पिटल एबटाबाद जो कि DHQ हॉस्पिटल एबटाबाद के बिल्कुल अपोज़िट है, वहाँ पे मैं साइकेट्री की प्रैक्टिस करता हूँ। आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ वो आम तौर पे अवाम में एक तासुर पाया जाता है और ये बड़ा उमूमी तासुर है कि साइकेट्रिस्ट जो अद्वियात तजवीज़ करते हैं वो नशे की अद्वियात होती हैं और इंसान उनका आदी हो जाता है। ये एक आम तासुर है और इस तासुर की वजह से बहुत सारे मरीज़ एवॉइड करते हैं साइकेट्रिक मेडिकेशंस को लेना और इवन यहाँ तक कि वो साइकेट्रिस्ट के पास जाने के बजाय किसी और डॉक्टर से कोई और ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करके ये उम्मीद करते हैं कि उनकी नफसियाती बीमारी ठीक हो जाएगी कि उन अद्वियात में नशा ना हो। तो ये एक मिथ है, एक कहानी है जिसको आज मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। मिथ ये है कि साइकेट्रिक अद्वियात नशे की अद्वियात होती हैं। ये हकीकत नहीं है। नशे की अद्वियात कुछ अद्वियात हैं जो कि नींद के सिलसिले में या सुकून के सिलसिले में मरीज़ों को दी जाती हैं, जिनको हम बेंजोडाइज़ेपीन्स कहते हैं, या और ऐसी कुछ अद्वियात जो कि दर्द की कैफियत कम करने के लिए दी जाती हैं। तो जैसे कि ओपियाइड्स हो गए जो कि सिर्फ साइकेट्रिस्ट यूज़ नहीं करते बल्कि ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं और बाकी डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं। तो जो हकीकत है वो ये है कि साइकेट्री की अद्वियात एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए या एंटी साइकोटिक्स जो हो गई, जो डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में या स्किज़ोफ्रेनिया में या और नफसियाती अमराज, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, OCD, ये मुख्तलिफ़ नफसियाती अमराज हैं जिनमें ये अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। तो इन अद्वियात का इस्तेमाल कतई आपको इनका आदी नहीं बनाता, बल्कि इसमें जो हकीकत है वो ये है कि आपके जिस्म में आपके दिमाग में कुछ केमिकल्स की, जिनके मुख्तलिफ़ नाम हैं, जैसे डोपामीन, सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, इस तरह के मुख्तलिफ़ केमिकल्स हैं जो कि जिस्म में, दिमाग में बनना या तो कम हो जाते हैं कुछ हिस्सों में या कुछ हिस्सों में ज़्यादा बनने लगते हैं और उसकी वजह से मुख्तलिफ़ नफसियाती अमराज लोगों को हो जाती हैं। जिस तरह मैं अक्सर अपने मरीज़ों को एक मिसाल के तौर पे समझाता हूँ कि जैसे इंसुलिन की कमी की वजह से इंसान को शुगर हो जाती है और फिर हमें ऐसी अद्वियात लेनी पड़ती हैं, मरीज़ को देनी पड़ती हैं कि जिससे जिस्म में शुगर का जो इस्तेमाल है वो कंट्रोल हो जाता है, और अगर अद्वियात से ना हो तो फिर बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है। इसी तरह जब आपको कोई नफसियाती बीमारी होती है तो उसके पीछे कुछ केमिकल्स हैं, कुछ ऐसे कीमियाई मादे हैं जो कि ब्रेन बनाता है, जो कि ब्रेन के, जो दिमाग के खुलियों के दरमियान में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, और इन केमिकल्स की कमी या बेशी को मुख्तलिफ़ अद्वियात के साथ कंट्रोल किया जाता है। दरअसल मरीज़ को तकलीफ़, जिसको वो आदीपन समझते हैं, जिसको वो नाम देते हैं कि ये तो मैं आदी हो गया हूँ, वो तकलीफ़ उस वक्त होती है जब मरीज़ अद्वियात को डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर वक्त से पहले या एकदम बंद कर दें या मिक़दार में ऐसी कमी ले आएं कि जो कि बीमारी की ज़रूरत के मुताबिक कम हो। तो फिर उसको हम कहते हैं कि पेशेंट को विथड्रॉल इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी कि दवाई के ना लेने की वजह से जिस्म जो तलब करता है उस दवाई की, जो आपकी बीमारी के लिए एक रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है एक दवाई की, उसकी तलब जो हो रही होती है, तो उसकी वजह से जो तकलीफ़ होती है विथड्रॉल फीचर्स होते हैं, जैसे चक्कर आना, जैसे नींद ना आना या नींद ज़्यादा आना,
भूख ना लगना या भूख ज़्यादा लगना, ऐसी मुख्तलिफ़ अलामात होती हैं जो विड्रॉल इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो उसके लिए साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो मरीज़ की अद्वियात को ख़ुद एक ख़ास तरीके से ग्रेजुअली टेपर ऑफ, यानी टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। और वो जो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कम करना होता है तो आपका जिस्म उन अद्वियात को के जो वो इफ़ेक्ट्स जो कि इंसान को तंग कर सकते हैं वो नहीं होने देते। इसी तरह जो ज़रूरी बात है वो ये है कि जो नींद की अद्वियात हैं जिनको हम बेंजोडाइज़ेपीन्स कहते हैं, वो भी डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं और उनके एडवाइस करने का अपना मकसद होता है। अगर वो अद्वियात ना एडवाइस की जाएं तो बहुत सारे मरीज़ों को बहुत सारी तकालीफ से गुज़रना पड़ता है, लेकिन उनके लेने का एक ख़ास तरीका होता है और एक ख़ास डोज और एक ख़ास टाइम पीरियड तक लेनी होती हैं। मसलन कोई भी बेंजोडाइज़ेपीन, जैसे आप नाम ले लें, जो हमारे माशरे में बहुत आम तौर पे इस्तेमाल की जाती है वो है एल्प या ज़ैनेक्स या लेक्सोटनिल। तो इन अद्वियात को एक ख़ास मकदार में एक ख़ास टाइम पीरियड तक लेना पड़ता है। 21 दिन से ज़्यादा इनको इस्तेमाल करना ठीक नहीं होता। और मिसाल लेक्सोटनिल की 3 से लेके 6 मिलीग्राम दिन में लेना एडवाइजेबल है कि ये एक डोज़ काफ़ी है। और एक मरीज़ 6 के बजाय 18 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा मकदार में ले तो वो उसका यकीनन आदी हो जाता है। और फिर ज़्यादातर मरीज़ ये करते हैं कि वो एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटीसाइकोटिक्स जो कि उनकी बीमारी का इलाज होता है उनको बंद कर देते हैं और नींद की ये अद्वियात जिनको बेंजोडाइज़ेपीन्स या ख्वाब आवर अद्वियात कहा जाता है, जिनका मैंने मिसाल के तौर पे नाम लिया, वो मुसलसल जारी रखते हैं महीनों तक, सालों तक, 10-10 साल, 20-20 साल। मैंने ऐसे मरीज़ भी देखे हैं जो लेक्सोटनिल की 3 मिलीग्राम की 30-30 गोलियां दिन में लेते हैं और पिछले 20 साल से वो ले रहे हैं। तो इस तरह का नफ्सियाती अद्वियात का इस्तेमाल यकीनन एक गैर महफूज तरीका है और ये आपको साइकेट्रिस्ट ने आदी नहीं करवाया, बल्कि ये आपको आपकी अपनी जो आपकी विल है कि आप नशे की अद्वियात कंटिन्यू रखना चाहते हैं। अब किया ये जाता है, मैं अपनी प्रैक्टिस में ये करता हूँ, बहुत सारे साइकेट्रिस्ट भी ये करते हैं कि वो बेंजोडाइज़ेपीन्स जहाँ पे एडवाइस करते हैं तो उसके साथ नंबर ऑफ़ टैबलेट्स को रिकमेंड करते हुए नंबर ऑफ़ टैबलेट्स को स्पेशली मार्क कर देते हैं। मसलन हम मरीज़ को जब मसलन ज़ैनेक्स दे रहे हैं तो अगर सुबह शाम डोज़ है और 1 महीने के लिए है जिसमें वो टेपरिंग डोज़ है कि आहिस्ता आहिस्ता 1 महीने में कम हो जाएगी, तो हम 20 से लेके 25 गोलियों से ज़्यादा की तादाद नहीं लिखते। नुस्खे पे दस्तखत भी होता है और मोहर भी लगी हुई होती है और गोलियों की तादाद लिखी होती है कि इस मरीज़ को 20 या 25 से ज़्यादा गोलियां ना दी जाएं। तो वो नुस्खा अगर लेके मरीज़ किसी दुकानदार के पास जाता है तो वो दुकानदार अगर इस चीज़ को समझता हो तो वो फिर वो अद्वियात मरीज़ को नहीं देते, नशे की अद्वियात। एक और आखिरी चीज़ जो कि अद्वियात के सिलसिले में बताना ज़रूरी है वो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की अद्वियात जिनको रिटालिन कहा जाता है, जो एम्फेटामीन्स होती हैं जो कि बंदे को इलाज के सिलसिले में जब हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं तो वो स्टिमुलेंट्स होते हैं और वो मरीज़ को एक ख़ास लेवल की एनर्जी पे ले जाके स्टेबल कर देते हैं, थका देते हैं और मरीज़ आराम से बैठ जाता है। लेकिन इन्हीं अद्वियात को लोग स्टूडेंट ज़्यादातर पढ़ाई के लिए और जागते रहने के लिए या अपने आप को अलर्ट रखने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। रिटालिन इसीलिए एक बैंड ड्रग है और वो आपको बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के और प्रिस्क्रिप्शन पे भी स्पेसिफिक अमाउंट और बीमारी का लिखना लाजमी होता है डॉक्टर के लिए भी, साइकेट्रिस्ट के लिए भी, कि ये दवाई मैं इस मरीज़ को किस लिए तजवीज़ कर रहा हूँ।
تو اس کے بغیر ریٹلن آپ کو بازار میں نہیں ملے گی، کنٹرول ڈرگز میں سے آتی ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ نفسیاتی ادویات مریضوں کو دوائی کا عادی بنا دیتی ہیں، یہ ایک غلط خیال ہے۔ اس کے لیے ایک جواز یہ ہے کہ جس طرح جسمانی بیماریوں میں ادویات لینی پڑتی ہیں، اسی طرح سکائٹرک النیسز بھی، موسٹ آف دی سکائٹرک النیسز میں ادویات مہینوں، سالوں اور کچھ کیسز میں لائف لانگ لینی پڑتی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس دوائی کے عادی ہیں اور اس لیے آپ کو لائف لانگ لینی پڑتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیماری کی نوعیت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو دوائی لائف لانگ لینی پڑتی ہے یا سالوں تک لینی پڑتی ہے، تو یہ آپ اس کے عادی نہیں ہیں، یہ آپ کی بیماری کی نوعیت کے حساب سے آپ کی ضرورت ہے۔ اس پہ میں ایک اگلی ویڈیو میں اس پہ بیان کروں گا کہ وہ کون سی ادویات ہیں اور وہ کون سی بیماریاں ہیں کہ جن کی ادویات سالوں تک یا زندگی بھر لینی پڑتی ہیں۔ امید ہے میری اس ویڈیو سے بہت سارے لوگوں کی یہ غلط فہمی کہ نفسیاتی ادویات ساری عمر لینی پڑتی ہیں، یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی، اور اگر نفسیاتی ادویات کو ڈاکٹر کے مشورے کے حساب سے صحیح طریقے سے، صحیح مقدار میں، صحیح ٹائم پیریڈ کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ آپ کو کبھی بھی عادی نہیں بناتی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مریض کو لائف سٹائل چینجز، ایکسرسائز، ڈائٹ میں چینجز اور بہت ساری سائیکو سوشل چینجز کا بھی ایڈوائز کرتے ہیں، جس سے آپ کی بیماری کنٹرول ہو جاتی ہے۔ میں ابھی دوسری ویڈیو میں ان بیماریوں پہ بات کرنے لگا ہوں ایک الگ ٹاپک کے طور پہ کہ جن میں ادویات کو لمبے عرصے تک لینا پڑتا ہے، تاکہ ایک کنفیوژن جو کہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہ دور ہو جائے۔ تو تھوڑی دیر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینک یو۔